नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र। न्यूज़ वन की सांतकालीन समाचार सेवा में आप सभी का स्वागत है। प्रस्तुत है आज की प्रमुख खबरें। शहर में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमित, आज फिर फूटा कोरोना बम। 30 मिले नए संक्रमित, आंकड़ा पहुंचा 271। लगातार मिल रही शिकायत पर कलेक्टर का निरीक्षण, आधा दर्जन दुकानों पर की गई चालानी व सीलिंग की कार्रवाई। नगरीय निकाय चुनाव के लिए वार्डों का आरक्षण संपन्न। अब खबरें विस्तार से। कोरोना का संक्रमण अब घातक रूप ले चुका है। जहां विगत दिवस शहर में 22 संक्रमित मिले थे, वहीं आज सूरज की पहली किरण के साथ ही 17 नए कोरोना पॉजिटिव की रिपोर्ट सामने आई, जिसमें बांसघाट में संचालित विंध्या हॉस्पिटल में एक चिकित्सक सहित 9 लोगों के पॉजिटिव रिपोर्ट आई थी। वहीं 84 नर्सिंग होम में भर्ती दुर्घटना में घायल एक मरीज की पॉजिटिव रिपोर्ट आई, जिसके बाद प्रशासन द्वारा आगामी 5 दिनों के लिए नर्सिंग होम को सीज कर दिया गया। वहीं विंध्या में भर्ती करीब आधा सैकड़ा मरीजों के कारण विंध्या हॉस्पिटल को कंटेनमेंट क्षेत्र में बना नए मरीजों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। वहीं चिरहौला में एक सिविल लाइन में पदस्थ 2 आरक्षक जो कि पुलिस लाइन में निवासरत हैं सहित वार्ड नंबर 10 के पूर्व पार्षद डेखा में भाजपा कार्यालय के सामने एक, कुठलिया में 3 व देर शाम 14 नए संक्रमितों की खबर आई, जिनमें से 73 जवा सहित शहर के अन्य क्षेत्रों के पॉजिटिव हैं, जिन्हें तहसीलदार रामेश्वर त्रिपाठी, यतीश शुक्ला एवं स्वास्थ्य विभाग अमले द्वारा क्वारंटाइन कराते हुए क्षेत्र को कंटेनमेंट क्षेत्र बनाने की कार्रवाई की जा रही है। प्रस्तुत है जानकारी के अंश। सर, आज ये कुल कितने कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और कहाँ पे हैं? रीवा नगर पालिक निगम क्षेत्र में लगभग 15 केसों की जानकारी मिली हम लोगों को अलग अलग वार्ड क्रमांकों में। उसी के हम लोग कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, साथ में पेशेंट की शिफ्टिंग के साथ साथ उनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, सैनिटाइजेशन और कंटेनमेंट एरिया बनाने की कार्यवाही निरंतर की जा रही है। कहाँ पे मिले हैं? ये वार्ड क्रमांक 10 में है, पुलिस लाइन में है, 2 केसेस यहाँ पर हैं और 84 नर्सिंग होम और अलग अलग स्थानों पर केस ट्रेस किए जा रहे हैं। सर, पुलिसकर्मी कितने कुल कहाँ के हैं, किस थाने में पदस्थ है ये पुलिसकर्मी हमको 2 पता चले हैं, शहर सिविल लाइन थाने से संबंधित हैं, दोनों आरक्षक हैं, उन्हीं हैं। अभी इनको भेजने के लिए, आइसोलेशन वार्ड भेजने के लिए क्या है? शिफ्टिंग कराई जा रही है, एम्बुलेंस बुलाई गई है शिफ्टिंग कराने के लिए। उन्हीं के इंतजार किया जा रहा है एम्बुलेंस का, कि एम्बुलेंस आ जाकर शिफ्ट करा दिया जाए। कॉन्टैक्ट ये सही है कि 84 नर्सिंग होम में एक पॉजिटिव पेशेंट वहाँ पे एक्सीडेंट का केस आया था, हड्डियाँ में फ्रैक्चर था, उसकी सर्जरी की गई थी, उसका उपचार किया गया था, उसके बाद जांच कराई गई तो पॉजिटिव आया। वहाँ के प्रशासन को 84 नर्सिंग होम को सूचित कर दिया गया है कि आप अस्पताल में ओपीडी तत्काल बंद कर दें, मरीज की एंट्री कम से कम 5 दिन के लिए अभी ना करें, पूरे अस्पताल को सैनिटाइज कराएँ और जो भी संबंधित चिकित्सक या स्टाफ है उसको 5 दिन के लिए अभी तत्काल क्वारंटाइन करें। इसके बाद जांच करा करके पुनः यदि निगेटिव रहता है तो अस्पताल संचालित किया जा सकता है। विंध्या हॉस्पिटल के लिए भी यही प्रोटोकॉल है, क्योंकि विंध्या हॉस्पिटल में मरीज अभी भर्ती हैं, करीबन 50-55 मरीज भर्ती हैं। ऐसी स्थिति में मरीजों को वहाँ से हटाना संभव नहीं। उसमें कुछ हृदय रोग के जिनके ऑपरेशन भी हुए वो भी भर्ती हैं, कुछ डिलीवरीज भर्ती हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, तो उसको तत्काल पूरे अस्पताल को सैनिटाइज करने का निर्देश दिया गया है। और जैसे पूरा अस्पताल धीरे धीरे सैनिटाइज हो जाता है, मरीज नई भर्ती वहाँ पर रोक दी गई है और सैनिटाइज होने के बाद स्टाफ का सैंपल कराया जाना है और सैंपल में निगेटिव पाए जाने पर अस्पताल को पुनः संचालित किया जा सकता है। अभी तत्काल बंद नहीं किया गया है, लेकिन ओपीडी का कार्य पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। स्थिति है नहीं, रिपोर्ट्स तो हमारे पास लगभग 500 जितने सैंपल हम पिछले दिन भेजते हैं वो सब रिपोर्ट पेंडिंग हो जाती है। कल हमने 596 सैंपल भेजे थे, तो 596 में कुछ रिपोर्ट की कल की तो आ चुकी हैं, बाकी तो दिन भर आती रहती हैं। ये पेंडेंसी बताना तत्काल में संभव नहीं हो पाता है। लगभग हमारे पास पूरे रीवा जिले में लगभग अभी करीबन 800 से 900 रिपोर्ट्स हमारी पेंडिंग चल रही हैं। जिले में बढ़ते कोरोना संक्रमण को रोकने एवं इसकी चैन को तोड़ने के उद्देश्य से विगत शाम कलेक्ट्रेट के मोहन सभागार में कलेक्टर इलैयाराजा टी की अध्यक्षता में जिला शांति समिति एवं आपदा प्रबंधन समिति की बैठक में सर्वसम्मत से 31 जुलाई से 4 अगस्त तक लगातार 5 दिनों का टोटल लॉकडाउन का निर्णय लिया गया। इस बैठक में विधायक सिरमौर दिव्यराज सिंह, विधायक पंचूलाल प्रजापति, विधायक श्यामलाल द्विवेदी सहित पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार सिंह व समिति के सदस्य एवं व्यापारी गण उपस्थित रहे। इस दौरान कलेक्टर ने बताया कि आगामी त्योहार में भीड़ भाड़ को देखते हुए कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए 5 दिन का लॉकडाउन किया जा रहा है। इस दौरान उन्होंने बकरीद एवं राखी के त्योहार को सौहार्द एवं भाईचारे के साथ घर पर ही मनाने की अपील की। बैठक थी, आपदा प्रबंधन समिति का बैठक भी थी। सभी है ना हमारी गणमान्य जनप्रतिनिधिगण और सभी शांति समिति के ना सदस्यगण सभी लोग रहे थे। सभी लोगों ने अपना अपना विचार रखा है। कोरोना का है ना बीमारी भी है, सभी लोगों को पता है, मतलब है ना रीवा में भी है ना केसेस की है ना संख्या है।
उसके साथ साथ हमारी है ना ईद और रक्षाबंधन है ना, दो है ना मुख्य त्यौहार हैं, वो भी आ रही है। वो सभी को है ना ध्यान में रखते हुए व्यापारी संघ भी है ना उपस्थित था। उनकी है ना व्यापारी लोगों की है ना लाइवलीहुड है, सबको ध्यान में रखते हुए हम लोग ने ये निर्णय लिया है कि नेक्स्ट है ना 3 डेज़ हैं, हम लोग वापस अनलॉकडाउन रखेगा। सभी लोग अपना अपना तैयारियाँ है ना कर सकते हैं। उसके बाद शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार 5 डेज़ के लिए हम लोग है ना रीवा में वापस है ना लॉकडाउन करने के लिए ना आपदा प्रबंधन समिति की ओर से ना निर्णय लिया गया है। मैं सभी जनता से ना, आम नागरिक सभी लोगों से मैं अपील करता हूँ, त्यौहार है ना मतलब हम लोग है ना मतलब घर पे ना मनाइए। और हम लोग कितने भी बार बोल रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजर्स हैं, इसको बार बार उपयोग करिए और प्रशासन के साथ है ना सहयोग करें। और ईद भी है ना मतलब हम लोग है ना एक मोबाइल के माध्यम से एक दूसरे से ना विश कर सकते हैं। राखी भी मैं चाहता हूँ, सारे भाई हैं, अभी नेक्स्ट 3 डेज़ हैं, अपना बहनों के लिए ना मास्क और सैनिटाइज़र के ना उपहार के माध्यम से ना उनको सभी को दे। उसके साथ साथ राखी का दिन भी मतलब सभी लोग एक ना राखी के माध्यम से, वीडियो कॉलिंग के माध्यम से अपने बहनों के ना विश करें। और कहाँ तक है ना ज़रूरी है हम लोग है ना एक सामाजिक है ना दूर बना के रखना है, उसको दूर बना के रखें। सब हम एक साथ है ना हम त्यौहार भी मनाएं, उसके साथ साथ एक कोरोना के साथ लड़ाई है उसको भी जारी रखें। सर, ये जो भी आपका जो निर्णय है ये आगामी समय में भी लागू रहेगा या नहीं? अभी फ़िलहाल आपदा प्रबंधन समिति में ये निर्णय लिया है। सो कोई भी है ना उस समय की परिस्थिति को देखते हुए आगामी है ना वापस है ना समिति की ओर से ना रखा जाएगा और निर्णय लिया जाएगा। कि अभी यहाँ पे कोरोना की स्थिति क्या है, अभी रीवा जिले में क्या स्थिति है और व्यवस्था क्या बनाई जा रही है? रीवा जिले में आज है ना 200 है ना आज 220 तक था कल। आज एक्चुअली हमारे पास है ना और 23 केसेस आए हैं। सो हमारी टोटल 243 केसेस है ना हो गए हैं। 108 केस है ना ऑलरेडी स्वस्थ होकर मतलब है ना घर लौटे हैं। हमारी हनुमाना है ना एक है ना मुख्य हब था। हनुमाना में अभी लास्ट 7 डे से एक भी केस ना नहीं आ रही है। सो हनुमाना के लोग भी है ना हमारे लिए ना सहयोग कर रहे हैं। अभी रीवा शहर में ना कुछ केसेस है ना आ रही है, उसको हम लोग है ना लगातार प्रशासन निगरानी करके रखे हैं, उनको तत्काल है ना आइसोलेट कर रखे हैं। उसके साथ साथ सभी परिवारों को कोई भी सस्पेक्टेड है या फीवर है, बाहर से आता है, उन सबको होम क्वारंटाइन के लिए हम लोग लगातार अपील कर रहे हैं। होम क्वारंटाइन करा भी रहा है। हमारे है ना डॉक्टर्स हैं वो लगातार है ना इसमें मेहनत कर रहे हैं। हमारे एडमिनिस्ट्रेशन का टीम है पूरी लगी हुई है। हम अपेक्षा करेंगे मतलब है इसके आगे ना केसेस की संख्या ना बढ़े। सर, रीवा में चिंता का विषय है कि डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव पाए गए और बड़ी तादाद में पाए गए हैं। उस विषय में अब अगली क्या रणनीति होगी, अपनी क्या व्यवस्था बनाई जाएगी? ये बिल्कुल है ना सही है। संजय गांधी मेडिकल कॉलेज का 15 डॉक्टर्स और टेक्नीशियन, स्टाफ नर्स है ना, गार्ड्स हैं, वो पॉजिटिव पाए गए हैं। कोविड वार्ड में, सर्जरी वार्ड और गायनेक वार्ड में इन लोगों ने काम किए हैं। सबसे पहले मैं उन डॉक्टरों को सम्मान करता हूँ, पॉजिटिव पेशेंट के साथ है ना काम किए हैं। सर, कहीं ना कहीं हमको और एक निजी सुरक्षा व्यवस्था को ना बढ़ाने की ज़रूरी है। मैंने डॉक्टर लोगों के ना मीटिंग लिए हैं। संजय गांधी मेडिकल कॉलेज को पूरी तरीके से हम लोग डिसइंफेक्ट कर रहे हैं। उनके ना पर्सनल प्रोटेक्टिव पीपी किट्स हैं, वो सारे प्रॉपरली है ना सावधानी रखें, बार बार है ना हाथ धोएं। उनकी नॉलेज और प्रैक्टिस का गैप है, उनको जानते हैं बट उसके बाद कुछ चीज़ें फॉलो नहीं कर पाते हैं। उसके बारे में बार बार डॉक्टर्स को भी दोहरा रहा है। सो डॉक्टर्स से ना कोई इन्फेक्टेड ना हो, बिकॉज वही लोग हमको ज़रूरी है जब है ना पेशेंट्स को ट्रीट करने के लिए। बट हमारे लिए चिंता का विषय तो है, बट अपेक्षा है मतलब भविष्य में ना कोई डॉक्टर्स है ना मतलब इन्फेक्टेड ना हो, उसके कितने भी है ना चीज़ें हम लोग ले सकते हैं, वो सारे निर्णय ले रहे हैं। शहर में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमितों को मद्देनजर नगर निगम द्वारा विगत दिवस पूर्व लॉकडाउन के दौरान विभिन्न दुकानों के सामने सोशल डिस्टेंसिंग को बनाए रखने के लिए गोले बनाए गए थे, ताकि लोग आपस में एक दूसरे से निश्चित दूरी बनाकर संक्रमण से बच सकें। वहीं लॉकडाउन के बाद शहर में हुई भीड़ एवं सोशल डिस्टेंसिंग के उल्लंघन की लगातार मिल रही शिकायत के बाद आज निगम आयुक्त मृणाल मीणा के साथ कलेक्टर इलैयाराजा टी औचक निरीक्षण पर निकले और शिल्पी प्लाजा बी ब्लॉक के सामने संचालित बाबी मोबाइल शॉप, अमैया में श्याम ग्लास हाउस, पीली कोठी में ओम केक सहित गंगा वाटिका घोड़ा चौक के पास संचालित शंकर मेडिकल स्टोर सहित करीब आधा दर्जन दुकानों पर लगी भीड़ एवं मास्क न लगाने पर चालानी कार्रवाई सहित सील की कार्रवाई की गई। प्रस्तुत एक झलकी एवं निगम आयुक्त मृणाल मीणा से जानकारी के अंश।
बट उसके बावजूद हम इस चीज़ को ना फॉलो नहीं करेंगे। इतने सारे लोग एक साथ हो सकते हैं डिस्टेंस से, आपको खुद अलाउ करना था, बाहर ही लिमिट करना था। जब बाहर भीड़ लगा देते तो इसलिए हम लोग बाहर भीड़ लग जाती है। तो इसलिए मतलब अंदर है ना, मतलब 21 लोग है ना, मतलब आपकी छोटी सी प्लेस में ना सर 5 to 10 मेंबर्स मैनेज कर लेंगे। एक्चुअली यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जाता था। कुछ दिनों से यहाँ पे नगर निगम की टीम के द्वारा सर्कल्स भी बनाए गए थे कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए ताकि ग्राहक उसमें खड़े रहें और मास्क वगैरह का उपयोग करें। तो इस दुकान पे अभी निरीक्षण के टाइम पे उसका पालन करते हुए नहीं पाया गया, तो दुकानदार पे जुर्माने की कार्रवाई और दुकान बंद करवाने की कार्रवाई की जाए। इससे पहले दुकानदार द्वारा कई बार इनको वार्निंग दी गई थी, कई बार इसके यहाँ निरीक्षण किया गया था और कई ऐसी दुकानें हैं जहाँ लगातार भीड़ देखी जा रही है। नहीं, नगर निगम की टीम भी राउंड पे, हम भी स्वयं राउंड पे, जहाँ जहाँ पे इसका उल्लंघन पाया जाता है कार्रवाई की जाए। सर आज कितनी जगह कार्रवाई हो रही है कि सिर्फ चालान बस काट रहा है? जी अभी सीज की कार्रवाई हो रही है कि सिर्फ चालान बस? जी, अभी वही निर्देशित किया, अभी टीम आके उसकी पूरी कार्रवाई की। सर इसके पहले भी आप दवा कार्रवाई की गई थी, उसके बाद फिर ये ऐसा मतलब दोबारा ही ऐसा कर रहे हैं? जी, इसीलिए दंडात्मक कार्रवाई की जा रही है कि आगे से इसका इस तरीके का उल्लंघन ना किया जाए। विगत दिवस पूर्व एक कलयुगी पुत्र द्वारा अपनी विक्षिप्त मां की धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या कर दी। वहीं इस पूरे घटनाक्रम की आरोपी द्वारा वीडियो को भी बनाया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार जवा थाना अंतर्गत ग्राम खटका निवासी सावित्री पांडे पति कृपाशंकर पांडे को उसके पुत्र रामू उर्फ धीरेन पांडे द्वारा सास बहू के झगड़े से परेशान हो अपनी मां को धारदार चाकू से गले रेतकर हत्या कर दी। वहीं सूचना पर थाना प्रभारी अभिषेक पांडे के नेतृत्व में पहुंची पुलिस एवं एफएसएल टीम द्वारा हत्या की आशंका जताई एवं मर्म कायम कर पूछताछ की गई, जिस पर रामू द्वारा हत्या करना कबूल किया गया। वहीं उसी की निशानदेही पर कपड़े एवं चाकू सहित मोटरसाइकिल जब्त कर शव का पंचनामा कर शव परीक्षण पश्चात परिजन को सौंप दिया गया। प्रस्तुत एक झलकी एवं एडिशनल एसपी शिवकुमार वर्मा से जानकारी के अंश। सर, ये अतरेला थाना अंतर्गत एक महिला की हत्या हुई थी, क्या पूरा मामला है सर, क्या वजह है इसका? हाँ, ये महिला थी सावित्री पांडे, करीब 42 वर्ष के आसपास उम्र है इसकी। ये इसका पति, इसका लड़का, बहू सब साथ में रहते थे। करीब 2016 में इसका एक बेटा था मृतका का, जो एक्सपायर हो गया था। तो ससुराल वालों का कहना है, जिसके पति वगैरह का कहना है कि तब से थोड़ा सा परेशान रहती थी। मायके वाले बोल रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन तथ्य कुछ आए हैं कि जिसमें ये बहू से, मतलब जो हमारा आरोपी है उसकी पत्नी से मृतिका का झगड़ा बहुत ज़्यादा होता रहता था, जिसके कारण से लड़का भी बहुत परेशान रहता था। उनके कलह के कारण ये महिला एक दो बार ऐसा पहले भी घर से चली गई थी। घटना दिनांक को भी यही हुआ कि महिला घर से चली गई विवाद के कारण से। जब वो सास बहू का विवाद हुआ, कुछ इस तरह से कहा सुनी हो गई, तो महिला चली गई कहीं। तो लड़का जो था वीरेंद्र पांडे, जिसकी उम्र करीब 23 साल है, ये गुस्से में गया, घर से चाकू लेके गया। और इसका जब कहना है, अभी जो कन्फेंस कर रहा है कि मैं इतने गुस्से में था तो या तो मैं खुद को मार लेता या फिर उसको मार दूंगा, ऐसा सोच के ही गया था। तो जब ये गया है तो महिला इसको मिल गई है, माँ इसको मिल गई। उसको जब लेके आ रहा था मोटरसाइकिल में बिठा के, तो माँ कूद गई, कूद के अंदर की तरफ चली गई। इसका ऐसा कहना था, रोड से करीब 20-30 फीट के आसपास। तो उसने वापस मोटरसाइकिल रोकी, वो गया है, ये गुस्से में था, तो उसने माँ को चाकू मारा तो माँ गिर गई। और उसके बाद उसने 2 चाकू और मारे और चाकू वहीं छोड़ के फिर ये वापस आया। जब बाद में ये तथ्य देखा, एफएसएल टीम से हमने घटनास्थल का विजिट कराया, पीएम रिपोर्ट प्राप्त की। जब उसको देखा कि 3 चोटें, तो क्लियर हुआ कि हत्या का मामला है। पूछताछ की गई तो पूछताछ में सब चीज़ें क्लियर हो गई कि उसके पुत्र ने ही, यानी वीरेंद्र ने ही अपनी माँ की गला रेत कर हत्या कर दी। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, उसको पेश किया जा रहा है। तो सुनने में आ रहा वीडियो भी बनाया है आरोपी ने मर्डर करते टाइम। हाँ, इसने पूछताछ में बनाया है। उसने बताया कि मैंने जब माँ को मार दिया था, उसके बाद फिर वीडियो बनाया है इसने, माँ को तड़पते हुए देखते हुए, और वो वीडियो इसने डिलीट कर दिया है। विगत दिवस माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल द्वारा कक्षा 12वीं का परीक्षा परिणाम घोषित किया गया, जहां पर एक बार पुनः छात्राओं ने बाजी मारी। वह प्रदेश की प्रवीण सूची में रीवा जिले के तराई अंचल के त्योथर के चुनरी गांव की बेटी
खुशी सिंह ने कला संकाय में प्रदेश में 500 के पूर्णांक में 486 अंक प्राप्त कर पहला स्थान प्राप्त किया। इस खबर के बाद त्योथर सहित पूरे जिले में खुशी का माहौल है। वहीं शिक्षक बनने की चाह रखने वाली खुशी को उसकी मेहनत एवं लगन से प्राप्त इस उपलब्धि की शुभकामनाएं देने त्योथर विधायक श्यामलाल द्विवेदी एवं कांग्रेस के नेता सिद्धार्थ राव तिवारी पहुंचे। किसान परिवार में पली बड़ी खुशी सिंह हमेशा पढ़ाई में उत्तम रही, मगर इन्हें स्कूल आने जाने में काफी परेशानियों के बावजूद भी अपनी लगन के कारण यह मुकाम हासिल किया। जबकि खुशी ने इसका श्रेय अपने पिता रमेश प्रताप सिंह एवं विद्यालय के शिक्षकों को दिया। प्रस्तुत एक झलकी एवं खुशी सिंह से जानकारी के अंश। कैसा महसूस कर रही हैं और किसको श्रेय देना चाहेंगी? मैं इसका श्रेय अपने टीचर को और इस विद्यालय का और अपने जो ग्रुप स्टूडेंट जो सहेली थी पढ़ने में मदद करती थी और माता पिता को देना चाहूँगी। कैसा महसूस कर रहे हैं अभी आप पहला स्थान प्राप्त करके? पहला स्थान प्राप्त करके मुझको बहुत खुशी हो रही है। कैसी कठिनाइयाँ आपको यहाँ पढ़ने के लिए? कठिनाई बहुत पड़ी थी हमको पढ़ने में, जैसे घर का हो गया, विद्यालय का हो गया, और जो यहाँ से वहाँ स्कूल जाने में रोड का वो समस्या थी उसका करना पड़ता था। घर में भी आर्थिक स्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं थी हमारी। आपके फादर फार्मर है, कैसे सपोर्ट किया उन्होंने? हमारे फादर फार्मर है, इसलिए थोड़ा पैसा बचा के हमारा सपोर्ट करते थे, पढ़ने में मदद करते थे हमारा। आगे क्या बनने का विचार है? मैं टीचर बनना चाहती हूँ। आइडियल किसे मानते हैं? अपना प्रेरणा स्रोत? अपने टीचर को मानती हूँ और माता पिता को मानती हूँ। विद्यार्थी को लेकर संदेश देना चाहते हैं? विद्यार्थी को मैं ये प्रेरणा देना चाहती हूँ कि जो बच्चे मतलब पढ़ने में मन लगाते हैं वो सोचते हैं कि हम भी टॉप करने, उनको हम ये बात बोलना चाहते हैं कि मतलब ज़्यादा ये ज़रूरी नहीं है कि रात भर पढ़ने से कोई बच्चा टॉप करेगा। हम भी पढ़ते थे, घर का पूरा काम करते थे, अपने माता का सहयोग करते थे, घर का पूरा काम करते थे, फिर अपना होमवर्क करते थे। फिर रात को मतलब ज़्यादा पढ़ाई नहीं करना ज़रूरी, बस जो पढ़ो अच्छे से मन लगा के पढ़ो, उसी में टॉप कर सकते हैं आप। अगर जो पढ़ रहे हैं बस वो मन लगा के पढ़ो, बस हो गया। आगामी नगरीय निकाय चुनाव के मद्देनजर कलेक्ट्रेट के मोहन सभागार में कलेक्टर इलैयाराजा टी, निगम आयुक्त मृणाल मीणा व महापौर ममता गुप्ता की उपस्थिति में नगर निगम के 45 वार्डों का आरक्षण एसडीएम फरीन खान द्वारा किया गया, जिसमें वार्ड क्रमांक 28-38 को एससी पुरुष, 39-40 को एससी महिला, वार्ड 1 को एसटी महिला व 4 को एसटी पुरुष, वार्ड 16, 18, 20, 35, 36 को ओबीसी पुरुष व 8, 3, 12, 32 व 29 को ओबीसी महिला, वार्ड 5, 6, 10, 13, 14, 19, 21, 24, 26, 27, 33, 34, 35, 45 व 42 को सामान्य पुरुष एवं 2, 7, 9, 11, 15, 17, 22, 23, 25, 30, 31, 37, 43 व 44 को सामान्य महिला के लिए आरक्षित किया गया। इस दौरान पूर्व पार्षद व MIC सदस्यों द्वारा परसीमन की प्रक्रिया पूर्ण किए जाने पर रोज जाहिर किया। प्रस्तुत एक झलकी एवं जानकारी के अंश। आज ये आरक्षण प्रक्रिया रही किस तरीके से चालू? जहाँ पे आप ये सोचिए कि 2000 जनसंख्या होगी जिस वार्ड में, वहाँ पे आराम से झाड़ू हो जाएगा, आराम से सफाई हो जाएगी, आराम से विकास कार्य हो जाएंगे। और जहाँ की जनसंख्या 11,000 है, उतने ही लेबर में, उतने ही संसाधन में, उतने ही पैसे में, क्योंकि यहाँ पैसा वार्ड वाइज अलाट हो जाता है कि आपके इस वार्ड में इतना आपके, तो क्या उसमें संभव है? हम लोगों ने इसकी मांग उठाई थी, हमारे साथी पार्षद रहे, MIC सदस्य रहे नीरज पटेल जी ने, और भी हमारे अन्य साथियों ने, पार्षदों ने इस मांग को उठाया और हम लोगों ने इस वार्ड का जो आरक्षण था इसमें आपत्ति अर्ज कराई कि इस अधिनियम में धारा 1956 की धारा 10(3) में जो लिखा है आप उसके अनुसार ये वार्डों का आरक्षण क्यों नहीं करा रहे हो। उन्होंने बोला कि चूँकि शासन के निर्देश है। मैं कहता हूँ कि 2 जून से हम लोगों की वार्डों पार्षद की वो ख़त्म हो गई थी, हम लोग 2 जून को निवर्तमान हो गए, तो 2 जून से अभी तक आपने क्या किया? आपके पास समय था, आप आनंद फानंद में जो ये सब काम कर रहे हो। नगर पालिक निगम रीवा की हमारे बहुत सारे अधिकारी कर्मचारी ऐसा चाहते हैं कि वार्डों में बहुत सारी समस्याएं बरकरार रहें। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ जनसंख्या बराबर रहेगी तो वहाँ पे विकास कार्य ज़्यादा होंगे। जैसा आप उदाहरण ले लो जनपद में 5 से 6 हज़ार फिक्स है मतदाता, चाहे वो 1 पंचायत के हो, चाहे 3 पंचायत मिल के हो, चाहे 5 पंचायत मिल के हो। जिला पंचायत सदस्य के मतदाता फिक्स है 50 से 60 हज़ार,
एक वार्ड में। विधानसभा के मतदाता फिक्स हैं, 2 से 2.5 लाख के बीच में एक विधानसभा होगी। तो ऐसे नगर पालिक निगम रीवा के वार्डों के मतदाता क्यों नहीं फिक्स हैं? क्यों एक तरफ 1500-1600? इसमें कहीं ना कहीं हमारे यहाँ के जो सीनियर जनप्रतिनिधि हैं उनके भी दूरदृष्टि का अभाव है। और रीवा कलेक्टर से तो हमने निवेदन किया कि आप इसको, अभी समय है, मुझे लगता है कोरोना काल में अभी चुनाव नहीं होना है, अभी तो उपचुनाव नहीं हुए, तो ये इसके पहले भाई आप बेस्ट अधिकारी हो, आप ये लिख सकते हो कि अभी हमारे नगर पालिक निगम रीवा की वोटर लिस्ट अपडेट नहीं है, जनसंख्या आधारित अपडेट नहीं है, तो आप इसको रोक सकते थे, बाद में कर सकते थे। अब जनता की समस्या के लिए, जनता को के लिए हम आए, आपत्ति दर्ज कराए, और जनता यदि कहेगी तो इसके लिए हम लोग हाई कोर्ट जाएंगे। अब ये हाई कोर्ट हम लोगों को जाना पड़ रहा, ये एक दुर्भाग्य की बात है। यही आपत्ति दर्ज कराई थी रीवा कलेक्टर साहब भी, हालांकि वो ये वहाँ पे ये बोले, सबके सामने बोले कि आपकी आपत्ति बिल्कुल जिनाइन है, आप लोग गलत नहीं बोल रहे। जब गलत नहीं बोल रहे हो तो आप उसमें निर्णय लेना चाहिए, आपको आरक्षण रोकना चाहिए, पर उन्होंने नहीं रोका। उन्होंने अपने सिस्टम से, शासन के निर्देशों से जो जैसा किया, हम लोगों ने आरक्षण कक्ष से बाहर आ गए थे। यही हम आपको बताना चाहते हैं। आपने हमारी बात जनता तक पहुंचाएं, हमने जनता की पीड़ा उठाई, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बताएं, आज ये आरक्षण की प्रक्रिया होनी थी, किस तरीके की आपत्ति है आप लोगों को? कुछ चीज़ें हैं क्या? आरक्षण की प्रक्रिया में कोई आपत्ति मेरी नहीं थी। आरक्षण की प्रक्रिया के पहले परसीमन की बात मैंने कलेक्टर साहब को कही है, और कलेक्टर साहब ने हमारी बातों को सुना और हमारी बातों को समझा भी, और पूरी तरह वो हमारी बातों से इत्तेफाक रखते हैं कि बिल्कुल ये होना चाहिए। मेरी आपत्ति इस बात को लेकर है कि जो नगर निगम के 45 वार्ड में 45 वार्डों में जो वेरिएशन है पॉपुलेशन का और मतदाताओं का, उन वेरिएशन को हम कम करना चाह रहे हैं। किसी वार्ड में 1800 मतदाता है तो किसी वार्ड में 10,000 मतदाता है, कहीं 4,000 मतदाता है तो कहीं 8,000 मतदाता है। हमारा ये कहना है कि जो मध्य प्रदेश सरकार के संसाधन है, नगर निगम की जो सुविधाएँ हैं, वो सारे वार्डों में बराबर बंटनी चाहिए। वार्डों में परसीमन न होने के कारण क्षेत्रफल किसी वार्ड का बहुत ज़्यादा है तो किसी वार्ड का बहुत कम है। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ कि कुछ वार्ड तो ऐसे हैं जब मुश्किल से आधा वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल के हैं। वहीं आप वार्ड नंबर 4 में देखो, जो कल्याण पेट्रोल पंप से शुरू होकर एरोड्रम तक जाता है। तो सामान्य लोगों से और प्रशासन से मैं पूछना चाहता हूँ कि 37 नंबर, 36 नंबर, 30, 31, 32, 20, 22 जो ये वार्ड हैं, यहाँ की जनता को जो सुविधाएं मध्य प्रदेश सरकार के नगर निगम के माध्यम से मिलती हैं, वो सुविधाएं क्या 4 नंबर वार्ड को मिल पाएंगी, 10 नंबर को मिल पाएंगी, 44 या 43 नंबर वार्ड को मिल पाएंगी? निस्संदेह नहीं मिल पाएंगी। तो मेरा कलेक्टर साहब से ये आग्रह था कि पहले वार्डों का परसीमन करा लिया जाए, वार्डों की जनसंख्या और वार्डों के क्षेत्रफल को बराबर कर लिया जाए, उसके बाद ही आरक्षण किया जाए। इस विषय को लेकर माननीय कलेक्टर साहब से मेरी आपत्ति है, और आपके माध्यम से मैं आम जनता से आग्रह करना चाहता हूँ कि ये मात्र आपत्ति स्थानीय पार्षदों की नहीं थी, मात्र नीरज पटेल की या विनोद शर्मा की या रूपा जायसवाल जी की नहीं थी। ये आपत्ति आप सबकी होनी चाहिए कि आने वाले समय में आप बिजली, पानी, सड़क, नाली के लिए जो परेशान होते हैं, उस परेशान होने का मूल कारण यही है कि आपके कुछ वार्ड इतने बड़े हैं जहां संसाधन नगर निगम के पूरे नहीं पहुंच पाते। अगर जनता भी इस बात से इत्तेफाक रखती है तो भी हमारे साथ आए और इस आपत्ति पे अपना सहयोग प्रदान करे, और कलेक्टर साहब से मिलकर वार्डों के आरक्षण के पहले वार्डों का परसीमन कराए, तभी वार्डों में समुचित विकास हो पाएगा। यही हम लोग की आपत्ति थी। चलते चलते आज की प्रमुख खबरें और पुनः। शहर में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमित, आज फिर फूटा कोरोना बम। 30 मिले नए संक्रमित, आंकड़ा पहुंचा 271। लगातार मिल रही शिकायत पर कलेक्टर का निरीक्षण, आधा दर्जन दुकानों पर की गई चालानी व सीलिंग की कार्रवाई। नगरीय निकाय चुनाव के लिए वार्डों का आरक्षण संपन्न। आज की खबरों में बस इतना ही। कल पुनः उपस्थित होंगे नई खबरों के साथ, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।